चलो हम हमारा टॉपिक रेगुलर रखते हैं, थोड़ा सा आज फास्ट करेंगे तो ध्यान से देखते जाना चीज़ों को। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा था, जिसकी 3 क्लासों में हमने लगभग कवर कर लिया है। उसके आगे की बात आज हम करेंगे कि कल जैसे हमने ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, लास्ट हमारा टॉपिक इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस रहा था। आज हम बात करेंगे उसी क्रम में एक और जो डिजीज होता है जिसे हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। आप सबने सुना होगा ये नाम, सिकल सेल एनीमिया। बहुत बार पूछा जाता है कि सिकल सेल एनीमिया का कारण क्या होता है, इसके बारे में। तो सिकल सेल एनीमिया का कारण क्या है, सबसे पहले तो देखो इसकी वर्डिंग से हम बात करेंगे कि वर्डिंग क्या है इसके अकॉर्डिंग। और वर्डिंग में क्या है कि जैसे कल हमने इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस की वर्डिंग से ही पता लगा लिया था कि जो फीटस है, एम्ब्रियो, जब भ्रूण है, भ्रूण के अंदर जब आरबीसी फटने लग जाती है, ब्लास्ट होने लग जाती है, और वो कारण होता है आरएच फैक्टर का, उसे हमने क्या बोल दिया था, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस। अब हम ऐसे ही बात करेंगे किसकी, सिकल सेल एनीमिया की, कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। नाम से देखो सबसे पहले कि सिकल का मीन्स क्या है, आप सबको पता भी होगा कि सिकल क्या होता है। यहाँ देखो इस सिकल का मीन्स आप सब जानते हो कि इंग्लिश में सिकल किसको कहते हैं, हशिया को, ठीक है। यानी कि सिकल का मीन्स यहाँ पे हो गया हशिया, आप सब जानते भी हो। और सेल का मीन्स यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, कोशिका की बात की जा रही है। किसकी बात कर रहे हैं, कोशिका की। और एनीमिया का मीन्स क्या है, हम पीछे बात कर चुके हैं कि एक टर्म होती है एनीमिया, जिसका मीन्स क्या होता है, ब्लड में आरबीसी की कमी। यानी ब्लड में जब धीरे धीरे आरबीसी की कमी आने लग जाती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, एनीमिया कह देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ इस एनीमिया का मतलब हम समझ गए कि यहाँ पे ब्लड की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी। यानी यदि हम इसको जोड़ के देखें तो इसका मीन्स क्या है कि सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा रोग जिसमें आरबीसी, यहाँ जो सेल है किसकी बात करेंगे हम, आरबीसी की। क्यों बात करेंगे आरबीसी की, क्योंकि एनीमिया के अंदर कौन सी सेल की कमी हो जाती है, यहाँ पे आरबीसी की कमी हो जाती है। और आरबीसी की कमी के कारण ही ब्लड में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। तो जब आरबीसी का आकार हशियाकार हो जाता है और उसके कारण धीरे धीरे आरबीसी नष्ट होने लग जाती है और ब्लड में आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे ही ब्लड में आरबीसी की संख्या कम होगी उसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया। यानी है तो एक प्रकार से रक्त अल्पता, रक्त क्षीणता ही, लेकिन वो किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होगी कि आरबीसी है वो डायरेक्टली कम नहीं होती, आरबीसी पहले हशियाकार हो जाती है। और उसका कारण क्या है, पहले तो केवल इतना क्लियर रखो कि सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें आरबीसी हशियाकार हो जाती है और धीरे धीरे आरबीसी की संख्या में क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है, ठीक है। अब इसका जो रीजन है, इसका जो कारण है, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल, यानी कि अमीनो अम्ल को हम क्या बोल सकते हैं, एमाइनो एसिड्स। अमीनो अम्ल या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एमाइनो एसिड्स। तो अमीनो अम्ल का कारण क्या बनेगा, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब देखो इनकी जो संख्या है ये कितनी होती है, 20, यानी 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब इस अमीनो अम्ल के कारण आरबीसी का आकार हशिया क्यों हुआ, क्योंकि ये जो अमीनो अम्ल है ये अलग अलग अमीनो अम्ल अलग अलग प्रकार की क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। अलग अलग प्रकार का अमीनो अम्ल अलग अलग प्रकार की क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो अब देखो जब ये प्रोटीन बनेगी, अब कुछ एक प्रोटीन ऐसी भी होती है जो आरबीसी का निर्माण कर रही होती है। तो अब देखो ये इतना क्लियर कर लेना कि जब आरबीसी का आकार हशियाकार हो जाता है तो ब्लड में आरबीसी की संख्या में कमी आने लग जाती है, जिसे हम क्या
कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। और कारण देखा जाए तो कुछ डिसऑर्डर आ जाते हैं किसके अंदर, अमीनो अम्ल के अंदर। यानी अमीनो अम्ल की जो सीक्वेंस होनी चाहिए, देखो इनकी एक फिक्स सीक्वेंस होनी चाहिए, लेकिन यदि इनके सीक्वेंस में कुछ थोड़ा बहुत भी चेंजेस आ गया तो जो प्रोटीन बनने वाली है वो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो होता क्या है, कौन सा अमीनो अम्ल है जिसमें डिसऑर्डर आता है, उसके बाद हम करेंगे, देखते हैं। तो देखो मान लो कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल है, जैसे मैंने लिख दिया ए, ये बी, ये सी, ये डी, इस तरीके से आपको याद रखने हैं। ये 5वें नंबर पे जैसे मैंने लिख दिया ई, यहां पे देखो ये 6वें नंबर पे जो अमीनो अम्ल आएगा, जो 6th पोजीशन पे, इसका नाम आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डिफेक्ट आने वाला है वो 6वें अमीनो अम्ल में आने वाला है। और वो 6वां अमीनो अम्ल कौन सा होता है, इसका नाम आप याद रखेंगे ग्लूटामिक। क्या नाम होता है? ग्लूटामिक। 6वीं स्थिति पर जो अमीनो अम्ल प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या होता है? ग्लूटामिक। और होता क्या है कि ये जो ग्लूटामिक अमीनो अम्ल है इसकी जगह पर एक दूसरा अमीनो अम्ल आ जाता है और उसका नाम होता है वेलिन। क्या नाम होता है? वेलिन। ये भी एक प्रकार का अमीनो अम्ल है और ग्लूटामिक भी एक प्रकार का क्या है? अमीनो अम्ल। दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल है जो अपनी एक फिक्स सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं, इनमें से जो 6वीं पोजीशन पे ग्लूटामिक अमीनो अम्ल होता है, इस ग्लूटामिक की जगह कौन आ जाता है? वेलिन आ जाता है। अब जो प्रोटीन ग्लूटामिक बना रहा था वो प्रोटीन वेलिन नहीं बना सकता। तो इस कारण से क्या हो जाता है कि जो आरबीसी है, इस आरबीसी का आकार हमने देखा था कि कैसा था? उभय अवतलाकार, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? द्वि अवतलाकार, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? बाइकॉनकेव। तो होता क्या है कि इस आरबीसी का जो आकार है वो इस तरीके से हो जाता है और इसे हम हशिया कह सकते हैं, सिकल कह सकते हैं। इस तरीके से किसका आकार आ गया? आरबीसी का आकार आ गया। और धीरे धीरे जब आरबीसी इस आकार में जाने लगती है तो एक टाइम बाद में वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और इस तरीके से ब्लड में किसकी कमी आने लग जाती है? आरबीसी की। और उसे हम क्या कह देते हैं? एनीमिया कह देते हैं। रिवाइज कर रही हूं एक बार, देखो सिकल सेल एनीमिया होता क्या है कि एक ऐसा रोग जिसमें आरबीसी का आकार, ये जो आरबीसी है इसका आकार सिकल यानी हशियाकार हो जाता है और धीरे धीरे ब्लड में आरबीसी की संख्या क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है। उसे हम सिकल सेल एनीमिया रोग कहते हैं। कारण पूछेगा तो हमारी बॉडी में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें से 6th पोजीशन पे एक अमीनो अम्ल होता है जिसका नाम क्या होता है? ग्लूटामिक। और इस ग्लूटामिक अमीनो अम्ल की जगह एक दूसरा अमीनो अम्ल आ जाता है और उसका नाम क्या होता है? वेलिन। अब जो प्रोटीन ग्लूटामिक बना सकता है वो प्रोटीन कौन नहीं बना सकता? वेलिन नहीं बना सकता। और इसके कारण आरबीसी का जो आकार है वो द्वि अवतलाकार से चेंज होकर कैसा बन जाता है? हशियाकार। और ब्लड में किसकी कमी आने लग जाती है? आरबीसी की कमी आने लग जाती है। ये एक और अपना टॉपिक था जो आपको क्लियर करना है सिकल सेल एनीमिया के बारे में। क्लियर है इतना? कल वाला आपने पढ़ा होगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करे होंगे। अब देखो आगे की यदि हम बात करें इसके बाद में कि हमने हीमोफीलिया भी देख लिया था, सिकल सेल एनीमिया भी देख लिया, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिसिस भी देख लिया। ये कई प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं जो ब्लड सेल्स के अंदर कुछ डिसऑर्डर आने से आ जाते हैं। अब देखो इसके आगे के टॉपिक की हम बात करते हैं तो पहले आपको एक चीज क्लियर कर लेनी है और वो क्या है? इन ब्लड बैंक के बारे में। ब्लड बैंक यानी कि ब्लड बैंक क्या है कि इनके अंदर हम किसको सुरक्षित रखते हैं? ब्लड को सुरक्षित रखते हैं। ब्लड को स्टोर करके सुरक्षित रखते हैं ताकि अगर मान लो कि कोई एक्सीडेंट हो गया कि यानी कोई भी सिचुएशंस आ गई कि जिसमें बहुत जल्दी ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो ब्लड बैंक से हम उसको क्या दे सकते हैं? डायरेक्ट ब्लड दे सकते हैं। तो ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित कैसे रखा जाता है? सवाल बहुत बनता है यहाँ से। तो होता क्या है कि इन ब्लड बैंक के अंदर क्या किया जाता है कि 40 डिग्री
टेम्परेचर आपको याद रखना है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितने पे 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर ब्लड को रखा जाता है। टेम्परेचर की बात करेगा तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होगा। और उसके बाद में यदि इसमें कुछ रसायनों की बात करें कि ब्लड में ऐसे कौन से रसायन मिलाए जाते हैं जिसके कारण ब्लड बैंक में क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि जैसे आप लोगों को पता है कि हमें हल्की सी चोट लग जाती है और जब ब्लड बाहर निकल जाता है तो कुछ एक मिनटों के अंदर ही ब्लड की क्या हो जाती है, क्लोटिंग हो जाती है, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर्स रक्त स्कंदक कारक हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। लेकिन ब्लड बैंक के अंदर ऐसा क्या होता है कि ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती, इस चीज का हमें पता लगाना है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि ब्लड बैंक में लगभग 28 से 30 दिन तक, यानी कि 28 to 30 डेज तक ब्लड को क्या रखा जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। अब देखो इसमें रसायन कौन कौन से मिलाए जाते हैं, कि ऐसे कौन से रसायन हैं जो इस ब्लड में मिलाने से ये ब्लड खराब नहीं होता और सुरक्षित रहे। आपको उनके नाम जरूर याद रखने हैं क्योंकि बहुत बार सवाल बनता है। सबसे पहले रसायन का नाम है सोडियम सिट्रेट। रसायन का नाम क्या है, सोडियम सिट्रेट। और उसके बाद की यदि अपन बात करें तो दूसरा रसायन है हमारा सोडियम ऑक्सलेट। सोडियम ऑक्सलेट, दो रसायन आप याद रखेंगे, एक तो कौन सा होता है सोडियम सिट्रेट और एक कौन सा होता है सोडियम ऑक्सलेट। ये रसायन ब्लड में जब ब्लड को निकाला जाता है उसी टाइम पे उसके अंदर ये डाल दिए जाते हैं सोडियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्सलेट, ताकि ब्लड खराब नहीं हो। अब दिमाग में एक सवाल बन रहा होगा, सवाल क्या आ रहा होगा कि ऐसा क्या कारण है कि ये सोडियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्सलेट मिलाने से ब्लड में क्लोटिंग नहीं हो रही, या फिर ब्लड 28 to 30 डेज तक सुरक्षित रखा जा रहा है, इसका कारण क्या है। तो देखो याद रखना है आपको कि इसका कारण क्या हो सकता है। हमने जब ब्लड क्लोटिंग की बात की थी, रक्त का थक्का बनाने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था, तो उसके बाद में हमने क्या देखा था वहीं पे कि एक आयन की बात की थी हमने, और वो आयन कौन सा था, कैल्शियम आयन। कौन सा आयन था भाई, कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन में क्या था कि कैल्शियम आयन के बारे में हमने क्या देखा था कि जो रक्त का थक्का जमाने वाली फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, ये कैल्शियम आयन क्या करता है, उन प्रोटीन को सक्रिय करता है। जब तक कैल्शियम आयन नहीं होगा रक्त का थक्का बनाने वाले कारक भी सक्रिय नहीं होंगे। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका रक्त का थक्का जमाने में इस कैल्शियम आयन की भी है। ये खुद बनाता तो नहीं है लेकिन बनाने वाले कारकों को क्या करता है, सक्रिय करता है। इतना ध्यान रखना। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही सोडियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्सलेट ब्लड में मिला दिए जाते हैं तो ये कैल्शियम आयन यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। यानी सोडियम आयन अब कैल्शियम आयन अब काम नहीं कर पाएगा, और यदि कैल्शियम आयन निष्क्रिय हो गया तो आपको पता ही है कि प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन प्रोटीन भी काम नहीं कर सकती, और जो ब्लड है वो सुरक्षित रह जाएगा ब्लड बैंक के अंदर और 28 से 30 दिन के लिए। तो इस तरीके से ये जो ब्लड बैंक है ये हमारे लिए यूजफुल है कि जब बहुत डेंजरस कंडीशन है कि ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो हमें उससे क्या मिल सकता है, ब्लड मिल सकता है। और कॉमन सी बात है कि ब्लड डोनेट करना कोई गलत बात नहीं है, ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि यदि आपने 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया है तो वो 24 से 72 घंटे के अंदर वापस बन सकता है। यानी लगभग आपने ब्लड दिया है 300 ml के समथिंग, ठीक है, 1 यूनिट की अगर हम बात करें तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ब्लड डोनेट करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो बोन मेरो है वो इस एज के अंदर एडल्ट फेज में क्या होता है, एक्टिव होता है, रेड फाइबर्स एक्टिव होते हैं, हीमोपोइटिक जो टिश्यू हैं वो भी सक्रिय होते हैं, और वो जल्दी से क्या बना देते हैं, आरबीसी बना देते हैं और ब्लड का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर कर लेना। ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है 28 से 30 दिन के लिए, और सुरक्षित रखने के लिए जो रसायन मिलाए जाते हैं वो रसायन होते हैं सोडियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्सलेट। ये दोनों ही रसायन क्या कर देते हैं, कैल्शियम आयन को निष्क्रिय कर देते हैं, जिसके कारण ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती।
क्लियर है इतना? चलो आगे। देखो इसके बाद में मैं हार्ट शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स लिखूंगी जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ल्यूकेमिया, ल्यूकेपीनिया, इन सब के बारे में पढ़ा था, तो वैसे ही कुछ एक टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। और वो टर्म्स कौन सी है जिसमें देखो सबसे पहले मैं एक टर्म का नाम लिखूंगी और उसका नाम होगा, नाम कुछ ऐसा ही है, इस्कीपिया। अब आप ये मत बोलना कि ये नया नाम आज आप कहां से लेके आए हो, ठीक है? सुना हुआ नाम होगा। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो एक बार याद कर लो इसको कि इस्कीपिया क्या होता है। और यदि हम दूसरी टर्म की बात करें कि दूसरी टर्म क्या है, तो इसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया। देखो जो सवाल बन रहे होते हैं वो ऐसे ही बन रहे होते हैं, तो इन चीजों को ज्यादा फोकस किया करो। तीसरी जो चीज है उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपरोक्सिया। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरोक्सिया। और फोर्थ यदि हम बात करें, फोर्थ नंबर पे, तो यहां हम लिखेंगे हाइपोटेंशन। ये सारी टर्म्स है, ये एक साथ याद रखनी है आपको, हाइपोटेंशन। और पांचवें नंबर पे मैं लिखूंगी तो ये टर्म कौन सी अपनी? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। पांचों ही टर्म अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल अच्छे बनते हैं कि पूछ लिया गया कि इस्कीपिया क्या है। अब भाई हमने एनीमिया सुना है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया सुना है, अब नया ही वर्ड कहां से आ गया? इस्कीपिया, ठीक है। हाइपोक्सिया है, ये हाइपोक्सिया क्या है भाई? यहाँ पे ये हाइपरोक्सिया है, ये क्या है? हाइपोटेंशन है, ये क्या है? हाइपरटेंशन है, ये क्या है? इन सब के बारे में तो देखो सबसे पहले हम इस इस्कीपिया की बात करते हैं कि ये क्या होता है। पता है क्या आप लोगों को कि इस्कीपिया क्या है, या फिर आज ही सुना है? इस्कीपिया किसे कहते हैं? इन सब के बारे में तो सुना होगा आपने, ठीक है। तो इनको तो एक बार रिमाइंडेड कर लो चीजों को कि याद आ जाए, पता नहीं हिंड ब्रेन में पड़ी होंगी पीछे। तो इस्कीपिया की बात करें कि ये होता क्या है। देखो हमारी जो सेल्स हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं, ये जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं, ये काम करने के लिए क्या मांगती है? ब्लड। कि प्रत्येक जीवित कोशिका तक क्या पहुंचना चाहिए? ब्लड पहुंचना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब ब्लड जा रहा है तो प्रत्येक कोशिका तक क्या पहुंच रही है? ऑक्सीजन पहुंच रही है। यानी प्रत्येक जीवित कोशिका को काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। तभी तो सक्रिय रहेगी, तभी तो उसको एनर्जी मिलेगी। तो इस्कीपिया में होता क्या है कि जो जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं या फिर ऑर्गन है, अंग है, उसके अंदर ब्लड की आपूर्ति यानी सप्लाई ऑफ ब्लड, ब्लड की आपूर्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और यदि ब्लड की आपूर्ति कम हो गई तो धीरे धीरे जो सेल्स है वो क्या होने लग जाएगी? डेड होने लग जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि सुना होगा कि अपनी बॉडी में जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा उतनी ही सेल्स एक्टिव होंगी। ब्लड सर्कुलेशन का मीन्स जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या है कि पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो गर्म है। यानी पूरी बॉडी की हर एक सेल को ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा चाहिए तो हर एक बॉडी सेल तक ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। तो सर्कुलेशन हो रहा है तो वहां से जो डेड सेल्स है वो हट रही है और न्यू सेल्स क्या हो रही है? जनरेट हो रही है। लेकिन यदि ब्लड में धीरे धीरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाए और ब्लड की सप्लाई कम होने लग जाए तो सेल्स क्या होने लग जाती है? डेड होने लग जाती है धीरे धीरे। तो याद रखना इस चीज को कि इस्कीपिया का मीन्स क्या होता है कि सेल्स के पास ब्लड की जो आपूर्ति है वो कम हो जाती है, पूर्ण रूप से ब्लड पहुंच नहीं पाता, और जिससे किसकी कमी आने लगती है? ऑक्सीजन की। और जो सेल्स है वो क्या होने लग जाती है? धीरे धीरे डेड होने लग जाती है। तो इस चीज को क्लियर कर लेना, इस्कीपिया क्या है, नोट कर लो इसको कि इस्कीपिया क्या है। इस तरीके से नोट कर लेना कि सेल्स या फिर कोई भी ऐसे बॉडी के ऑर्गन्स जहां तक बॉडी की आपूर्ति नहीं हो रही होती है, ठीक है, या फिर यहाँ से कोई भी सेल्स हो सकती है। देखो यहाँ पे हार्ट सेल भी हो सकती है कि
हृदय की कोशिकाएं हैं, हृदय की जो पेशियां हैं वहां तक की ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, तो धीरे धीरे हृदय पेशियां भी क्या होने लग जाएगी, इनएक्टिव होने लग जाएगी, और उधर से भी ब्लड की पंपिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कोई भी जो सेल्स है जहां तक ब्लड की आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही, वहां पर धीरे धीरे सेल्स डेड होने लग जाती है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसकी पिया। नोट कर लेना इस चीज को कि इसकी पिया क्या है। ठीक है, अब चलो हम दूसरी टर्म की बात करते हैं, और हमारी दूसरी टर्म कौन सी होती है, हाइपोक्सिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी पिया। ठीक है, अब एक बार मैं इसको मिटा रही हूं, आपने नोट कर ही लिया होगा। अब देखो हाइपोक्सिया क्या है। सबसे पहले तो आप इन दोनों वर्ड को पकड़ना सीख जाओ, क्योंकि बहुत जगह आपको ये वर्ड देखने को मिलते हैं। एक होता है हाइपो और दूसरा कौन सा होता है, हाइपर। इसका मीन्स क्या है कि हाइपो का मीन्स क्या है, हाइपर का मीन्स क्या है, तो याद रखना इस चीज का। आपको ही पता है कि हाइपर हो जाना, जैसे मान लो कि बोलते हैं कि हाइपर टेंशन हो गई, ठीक है, जैसे कोई भी चीज है वो हाइपर हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, जितनी होनी चाहिए थी उससे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहां मैंने इस हाइपर का मीन्स क्या लिख दिया, बढ़ जाना, सामान्य से बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। अब इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, हाइपो, यानी सामान्य से क्या हो जाना, कम हो जाना, सामान्य से कम हो जाना। सामान्य से बढ़ जाना तो क्या हो गया, हाइपर, और सामान्य से कम हो जाना क्या हो गया, हाइपो हो गया। अब देखो यहां पे इस नाम से आप पता कैसे लगाएंगे कि हाइपोक्सिया की बात कर रहा है, यानी कि ओक्सिया का मीन्स यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं, हम ऑक्सीजन की। ओक्सिया से हमने जो वर्ड पकड़ लिया, और वो किसकी बात करेंगे हम, ऑक्सीजन, O2 की। यानी एक बात समझ में आ गई कि हाइपोक्सिया का मीन्स ये हो गया कि बॉडी में जितनी ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए थी उस ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है। यानी सेल्स को जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी उतनी ऑक्सीजन नहीं मिली, यानी हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी है उसे हम क्या कह देते हैं, हाइपोक्सिया। तो इस टर्म को बस नाम से याद रखना कि हाइपो का मीन्स क्या हो जाता है, सामान्य से कम होना, और ओक्सिया का मीन्स किसकी बात की जा रही है, ऑक्सीजन की बात की जा रही है। तो जब सामान्य से ऑक्सीजन कम हो जाती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, हाइपोक्सिया कह देते हैं। अब देखो हमारी जो तीसरी टर्म है वो कौन सी होती है, हाइपरोक्सिया। कि हाइपरोक्सिया हम किसे कहेंगे, तो ध्यान से देखो, अभी हमने डिस्कस कर ही लिया कि हाइपर का मीन्स क्या होता है, बढ़ जाना। अब क्या हो गया कि देखो चीजें सफिशिएंट होनी चाहिए, उससे कम हो गई तो भी दिक्कत और ज्यादा हो गई तो भी दिक्कत। तो होता क्या है, हाइपरोक्सिया में जो ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी दिक्कत है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो अब इतना हीमोग्लोबिन थोड़ी है कि हीमोग्लोबिन जितनी ऑक्सीजन को जोड़ सकता है वो सफिशिएंट है। अब ऑक्सीजन ज्यादा हो रही है तो उसको जोड़ेगा कौन, ठीक है। तो जब बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, हाइपर ओक्सिया। दोनों क्लियर है। स्किपिया में तो क्या था, सेल्स में ब्लड की आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। हाइपोक्सिया में क्या है, सेल्स में किसकी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की। और हाइपरोक्सिया का मीन्स क्या है कि सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखो हम यहाँ बात करेंगे किसकी, हाइपोटेंशन की, कि हाइपोटेंशन क्या है और हाइपरटेंशन क्या है। अब तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, टर्म से ही समझ में, यहाँ से ये तो समझ में आ गया होगा कि हाइपो का मीन्स कम करना है और हाइपर का मीन्स बढ़ाना है। अब देखो इनके जो सेकंड नेम होते हैं वो भी याद होने चाहिए आपको। वो क्या होते हैं कि आप सबने सुना होगा, जैसे बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया, और उनका जो बायोलॉजिकल नेम या फिर हम टेक्निकल वर्ड बोल सकते हैं जो डॉक्टर्स यूज लेते हैं वो क्या होते हैं। तो इसके साथ में देखो दो वर्ड ये भी देख लो। एक वर्ड आपने देखा होगा ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया सबने सुना होगा कि ब्रेडिकार्डिया क्या है। और उसके बाद में दूसरा वर्ड सबने सुना होगा टेकीकार्डिया।
कि टेकीकार्डिया क्या है। पहला कौन सा, ब्रेडीकार्डिया, और दूसरा कौन सा, टेकीकार्डिया। अब एक डाउट मैं क्लियर कर लेती हूं यहाँ पे, इस ब्रेडीकार्डिया का मीन्स ही क्या होता है कि जैसे मान लो कि इसी का मीन्स दूसरा वर्ड ही मान लो इसका कि ब्रेडीकार्डिया को आप क्या बोल रहे हो, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, और इसी जगह टेकीकार्डिया को आप क्या बोल रहे हैं, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। ये चीजें थोड़ा सा कंफ्यूज भी करवाती है। अब इसका मतलब क्या है कि हाइपो का मीन्स कम हो जाना, टेंशन, ठीक है, और टेंशन का मीन्स क्या होता है कि एक फोर्सली हम बात करें उस तरीके से, और वो होता क्यों है, वो सब डिपेंड करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे। तो जब क्या होता है कि हमारा जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है, हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, हमारा जो बीपी है ये जब सामान्य से बढ़ जाता है, और आप सबको पता भी होगा कि हमारा बीपी होता कितना है, ठीक है, 120/80 mmHg, ये हमारे बीपी का मान होता है कि ये एक स्वस्थ मनुष्य की सामान्य बीपी होनी चाहिए, ठीक है। अब जब बीपी का मान इससे सामान्य से बढ़ जाता है, और वो कितना बढ़ जाता है, यानी 120 से बढ़ के यदि वो 140 चला गया, और वो 80 से बढ़ के कितना चला गया, 90 चला गया, यही कंडीशन हो जाती है यहाँ पे इस हाइपरटेंशन की, यानी बीपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहां से देखो एक चीज कंफ्यूज कर सकती है, हम क्या सोच लेते हैं कि ब्रेडी का मीन्स क्या हो जाता है, बढ़ना, ब्रेडी का मीन्स क्या हो जाता है, बढ़ना, लेकिन याद रखना आप यहाँ पे कि ब्रेडीकार्डिया या फिर हाइपोटेंशन का मीन्स यहाँ पे हम याद रखेंगे कि यहाँ पे बीपी क्या हो जाती है, बीपी का कम होना, सामान्य से जो बीपी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और हाइपरटेंशन या टेकीकार्डिया का मीन्स सामान्य से बीपी का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। और ये बीपी कितनी बढ़ जाती है ये हम नोट कर लेंगे, 140/90 mmHg। देखो 190 तक भी पहुंचती है, ठीक है, वो बहुत डेंजरस कंडीशन में आने लग जाती है, लेकिन 120 से यदि अपनी 140 भी जा रही है, देखो ये कई बार क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम भी हमारा बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, रक्त दाब भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है टेकीकार्डिया की या फिर आपको हाइपरटेंशन की। अब ऐसे ही यदि अपन बात करें इस हाइपोटेंशन की, तो बीपी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो कम कितना हो जाता है, 120 से 110 आ जाता है, और 80 से कितने पे आ जाता है, 70 पे आ जाता है। तो ये दोनों टेक्निकल वर्ड आप क्लियर कर लेना कि हाइपोटेंशन का मीन्स बीपी का कम हो जाना, और हाइपरटेंशन का मीन्स बीपी का बढ़ जाना। तो कुछ 4-5 वर्ड थे जो आपको पता होना चाहिए कि इसका मीन्स क्या निकल रहा है, आखिर ये है क्या, ठीक है। चलो आगे। अब देखो ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद में हम हमारा तीसरा टॉपिक लेते हैं, और वो जो हमारा थर्ड टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, और वो तीसरा टॉपिक है हमारा हार्ट। और हार्ट हम किसको कहते हैं, हृदय को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में कि हृदय क्या है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है हृदय की संरचना को समझना कि हृदय कैसे वर्किंग कर रहा है, ठीक है। कौन आर्टरीज है, यानी कौन शिराएं हैं, कौन धमनियां हैं, कौन केशिकाएं हैं, कैसे ब्लड लेके जा रही है, कैसे ब्लड को ऑर्गन्स तक, सेल्स तक पहुंचा रही है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, कितना वेट होता है, ये सारे सवाल हार्ट से रिलेटेड बनते हैं। देखो सबसे पहले यदि हम बात करें तो 2 टर्म हमारे सामने आएंगी, क्लियर कर ही लेना। सबसे पहली टर्म है कि रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा। सबसे पहले तो हम ब्लड सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरी टर्म मैंने यहां लिख दी कि हार्ट, हृदय, हार्ट यानी हृदय, हृदय का अध्ययन या फिर हृदय के अध्ययन की शाखा,
किसे कहते हैं, ये दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए क्योंकि कंफ्यूज करा देता है अगला। हम क्या करते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र की बात आती है तो हम इस हार्ट वाले को याद रख लेते हैं कि हार्ट का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है उसी में रक्त परिसंचरण तंत्र का किया जाता है। तो दोनों चीजें आप क्लियर करके रखना। यदि रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन की बात करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एंजियोलॉजी, उसे हम क्या कहेंगे, एंजियोलॉजी। और यदि यहाँ पे हार्ट के अध्ययन की बात करेगा कि हृदय के अध्ययन की शाखा क्या कहलाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजी। क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजी। रीजन क्या है कि हार्ट से रिलेटेड जितनी भी टर्म आएगी, जितनी भी टर्म, उसमें ये आपको कार्डियक वर्ड देखने को मिलेगा। तो पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जहां पे इस कार्डियक वर्ड को जोड़ा गया तो हम समझ जाएंगे ना कहीं किसकी बात की जा रही है, हार्ट की बात की जा रही है, हृदय की बात की जा रही है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंजियोलॉजी कहलाएगा। और हार्ट का जो अध्ययन है वो हम किसके अंदर करेंगे, कार्डियोलॉजी के अंदर करेंगे। क्लियर है इतना। अब देखो जो हमारा हार्ट है, जो हृदय है, ये एक बात करें तो एक मांसल ऑर्गन की तरह पाया जाता है हार्ट। अब इसमें कुछ एक पेशियां भी पाई जाती है जिसे हम हृदय पेशियां के नाम से भी जानते हैं। अब वो होती कैसे है, अनैच्छिक होती है, ऐच्छिक आती है, इन सब की बात हमें यहाँ पे करनी है। तो देखो हमारा जो हार्ट है, ये जो हार्ट है ये मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक। अब इस मायोजेनिक का मीन्स क्या है कि आप किसे कहते हैं मायोजेनिक, क्यों कहा मैंने कि हार्ट एक मायोजेनिक है, रीजन क्या है इसका कि हार्ट को हम मायोजेनिक क्यों कह रहे हैं। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, आपको याद होनी चाहिए, तभी हम डीपली कर पाएंगे जब हमारा बेसिक क्लियर है। अब वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे जेनिक से तो हम समझ गए, जनरेट, बनना, ठीक है, लेकिन ये है क्या चीज, इस पूरे वर्ड का मतलब क्या है कि मायोजेनिक क्या है, इसके बारे में देखो। आज से आप याद रखना कि हमारा हृदय मायोजेनिक इसीलिए बना, हम इसको मायोजेनिक इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अपना कार्य खुद से स्टार्ट कर लेता है, स्वयं से, यानी कि इसको रीस्टार्ट करने वाला नहीं चाहिए। और बहुत से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसके अंदर, जैसे मान लो एंजाइम्स काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन्स काम कर रही है, तो वो एंजाइम बनने चाहिए, टाइम पे सिक्रेट होने चाहिए, उसके बाद में वो क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हार्ट का कुछ ऐसा लफड़ा नहीं है, हार्ट खुद के अंदर ही सब रखता है, खुद का काम खुद स्टार्ट करता है और खुद ही एंड करता है। तो मायोजेनिक ऑर्गन उनको कहते हैं, मायोजेनिक अंग उनको कहा जाता है। देखो अगर आप इसका हिंदी पूछोगे तो ये टेक्निकल वर्ड है, तो आप मायोजेनिक को मायोजेनिक ही याद रखेंगे। मायोजेनिक ऐसे ऑर्गन होते हैं जो अपना कार्य खुद ही क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि इनको कोई रिस्टार्ट करने के लिए नहीं चाहिए कि कोई धक्का मारेगा और फिर ये स्टार्ट होंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे लागू नहीं होता। तो दूसरा वर्ड, सबसे पहला तो हमने पढ़ लिया कि हार्ट का जो स्टडी ऑफ ब्रांच है उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। और दूसरी टर्म हमने देख ली कि जो हार्ट है ये मायोजेनिक होता है, मीन्स क्या है कि ये जो हार्ट है ये अपना कार्य स्वयं कर लेता है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब फीटस, भ्रूण, यानी हम एम्ब्रियो की बात करेंगे, एम्ब्रियो यानी कि हम किसकी बात करेंगे, भ्रूण की बात करेंगे, कि जब भ्रूण बन रहा होता है, यानी कि जो बेबी है, जो अपनी मदर की बॉडी के अंदर इम्प्लांट है, तो इस एम्ब्रियो में या फिर बेबी में सबसे पहले बनने वाला ऑर्गन कौन सा है। सवाल अच्छा है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है, और कितने टाइम के बाद बनता है, टाइमिंग भी आपको पता होना चाहिए। ये तो पता होना ही चाहिए कि भ्रूण में जो या फिर जो बेबी बन रहा है, सिंपल में बेबी मान लो कि जो बच्चा बन रहा है फीमेल की बॉडी में, उसके अंदर सबसे पहला जो अंग बनेगा, जो ऑर्गन बनेगा, वो कौन सा बनेगा और कितने टाइम के बाद बनेगा, वो भी आपको याद रखना है। तो वो जो ऑर्गन बनता है सबसे पहले वो कौन सा होता है, हार्ट होता है, हृदय होता है, जिसे हम दिल भी कह देते हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखना कि कई लोग या फिर कई बच्चे क्या होते हैं कि इसको कई बार जिगर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जिगर। लेकिन जिगर कभी हृदय को नहीं कहा जा सकता, यानी हम कभी जो हमारा दिल है, जो हृदय है,
जो हार्ट है उसको हम क्या नहीं कह सकते, जिगर नहीं कह सकते। अब क्यों नहीं कह सकते, उसका कारण क्या है कि जिगर क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो जिगर है वो तो लीवर होता है। क्या होता है? यकृत। हमारी जो यकृत है, जो लीवर ग्रंथि है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, उसे हम जिगर कहते हैं। तो ये वर्ड यहाँ से हटा ही देना अगर किसी के दिमाग में आ भी रहा हो तो हार्ट, जिसे हम हृदय या फिर दिल के नाम से भी जानते हैं, तो एम्ब्रियो के अंदर, भ्रूण के अंदर, बेबी के अंदर सबसे पहला जो अंग बनता है वो कौन सा होता है? हार्ट होता है, हृदय होता है। कितने टाइम के बाद बनता है? तो ये आपको याद रखने हैं, 3 हफ्ते। लगभग जब बेबी को, जैसे पहले क्या बन गया? जाइगोट बन गया, ठीक है। निषेचन के बाद में क्या बना? जाइगोट। और जाइगोट से क्या बना? भ्रूण बना, ठीक है। अब भ्रूण किस में परिवर्तित होगा? धीरे धीरे बेबी बनेगा, ठीक है। तो इस भ्रूण में, इस भ्रूण को जब 3 हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद उसके अंदर किसका निर्माण हो जाता है? हार्ट का, हृदय का निर्माण हो जाता है। यही रीजन है कि जो अबॉर्शंस होते हैं उनको इलीगल माना जाता है। अबॉर्शंस को क्या माना जाता है? इलीगल, कानूनी अपराध माना जाता है। क्योंकि अगर आप 3 हफ्ते के बाद एबॉर्शन करवा रहे हो तो जो बेबी है, जो भ्रूण बॉडी के अंदर इम्प्लांट है, उसके अंदर हार्ट का निर्माण हो गया है और उसकी हार्ट बीट क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। तो आप एक जीवित, एक जीव को मारने की कोशिश करेंगे, इसीलिए उसको गवर्नमेंट ने क्या कह रखा है? इलीगल कह रखा है, ठीक है। अगर इससे पहले हो तो जब तक हार्ट का निर्माण नहीं हो तो अबॉर्शन का टाइमिंग भी यही होता है। तो उसको इलीगल मानने का कारण यही है कि जैसे ही 3 हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके अंदर, बेबी के अंदर हार्ट का निर्माण हो जाता है। और अगर उसके बाद एबॉर्शन करवाया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? इलीगल कहेंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो हार्ट मायोजेनिक होता है, अपना काम खुद कर सकता है। और जो बेबी है, एम्ब्रियो है, भ्रूण है, उसमें पहले, सबसे पहले बनने वाला जो ऑर्गन है वो भी कौन सा होता है? हार्ट होता है। कितने टाइम के बाद बनता है? 3 हफ्ते के बाद। इतना क्लियर रखना। अब देखो आगे की बात। ये बेसिक चीजें हैं जो बार बार में पूछी जाती हैं। और हार्ट को पढ़ना एक बहुत मुश्किल काम भी है क्योंकि बहुत से इसके अलग अलग से फंक्शंस हैं, कई डिफेक्ट्स भी हैं, कई रोग भी हैं इससे रिलेटेड। अब देखो इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आगे की यदि हम बात करें तो जैसे कार्डियोलॉजी की बात कर ली हमने कि 3 हफ्ते बाद हार्ट का निर्माण हो जाता है बेबी में। इसके बाद की यदि हम बात कर रहे हैं तो इस हार्ट के वेट की बात करेंगे कि जो हार्ट है उसका वेट यानी वजन कितना होना चाहिए। हार्ट वेट, हार्ट का वजन कितना होना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे कि हार्ट का जो वेट है, हम मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ देखेंगे कि 150 ग्राम से लेके कितना हो सकता है? 300 ग्राम। यानी अधिकतम कितना हो सकता है? 300 ग्राम। और कम से कम भी कितना हो सकता है? 150 ग्राम। या फिर आपको इनके बीच की डिजिट भी देखने को मिल सकती है। हार्ट का वेट यानी कि हृदय का जो वजन है वो 150 ग्राम से लेके कितने ग्राम तक होता है? 300 ग्राम तक होता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। अब देखो इसके बाद में देखो कुछ एक सवाल बनते हैं कि जो हार्ट है उसकी स्थिति पे हम बात करेंगे कि हृदय की पोजीशन क्या होती है। और इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि हृदय कहाँ स्थित होता है। अब हम क्या करते हैं, बेसिक सा आइडिया लगाते हैं कि हृदय लेफ्ट साइड में होता है। हमारी बॉडी का जो बायां भाग है, जो लेफ्ट पार्ट है, उस तरफ क्या उपस्थित होता है? हार्ट, हृदय उपस्थित होता है। लेकिन लेफ्ट साइड में भी कहाँ पे होता है, ठीक है, किस तरीके से उपस्थित होता है? क्या लंग्स के बीच में पाया जाता है या लंग्स के साइड में पाया जाता है? कहाँ इस हृदय की क्या होती है? स्थिति होती है। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि बताओ किडनी कहाँ है, तो कुछ ये क्या करते हैं कि बिना ध्यान कहीं भी इशारा करके बोल देते हैं कि यहाँ हमारी किडनी प्रेजेंट है। तो कम से कम हमें हमारी बॉडी ऑर्गन्स का तो पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, वो कहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो नॉर्मली हमने ये बोल दिया कि हमारा जो शरीर है उसके बाईं साइड में, लेफ्ट साइड में क्या उपस्थित होता है? हार्ट। लेकिन लेफ्ट साइड में कहाँ पे? तो एक डायग्राम से मैं आपको बता देती हूँ ताकि कभी भूलो नहीं, क्योंकि इमेज हमारे माइंड में ज्यादा सेट होती है। आप सबने देखा होगा कि वॉइस से ज्यादा जो इमेज है, आपको इमेज दिखा दे कोई तो वो ज्यादा सेटअप होती है। हमारा दिमाग उस चीज को बहुत जल्दी कैच करता है। तो आप सबने देखो ऐसी कुछ संरचना देखी होगी।
ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स आपने देखी होगी और सबकी देखी हुई है ही। यहाँ पे लंग्स की बात करेंगे हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा जो श्वसन तंत्र है, ऐसे इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। यहाँ पे तो देखो नॉर्मल मैं ऐसे समझा रही हूँ एक बार ताकि आप समझ जाओ, कभी भूलोगे नहीं। ये हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े। इसको थोड़ा सा बड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि राइट वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। राइट वाला जो लंग है वो थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। ये हमारे फेफड़े होते हैं, ठीक है। ये वाला जो फेफड़ा है वो कौन सा होता है, बायां फेफड़ा। और ये वाला जो फेफड़ा होता है ये कौन सा होता है, दायां फेफड़ा। अब इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना। क्यों कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम इस तरीके से देखते हैं। जैसे मान लो कि मैं मेरे लंग्स की बात करती हूँ तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है इस तरफ कौन सा लंग है, लेफ्ट है, और जो राइट हैंड है उस तरफ कौन सा है, राइट है। तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा हार्ट है, देखो छोटा सा यहाँ पे इस तरीके से पाया जाता है, यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर इस तरीके से हमारा हार्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब ये हार्ट क्या है, देखो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि पूरा पूरा लेफ्ट साइड में है। क्या पूरा पूरा बाईं तरफ है क्या, नहीं है ऐसा कुछ। कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ से एक सवाल आपका क्लियर हो जाता है। अब ये होता कहाँ है, देखो हमारी पसलियां होती हैं यहाँ पे इस तरीके से, रिब्स पाई जाती है 1 2 3 4 5 करके 12 तक हमारी क्या जाती है, पसलियां जाती है। तो दूसरी से स्टार्ट होके जो छठी पसली है, मोस्टली उनके बीच के अंदर हमारा हृदय उपस्थित होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सेकंड एंड सिक्स्थ, दूसरी और छठी पसली के मध्य, रिब बोल सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, पसली के मध्य हम किसकी उपस्थिति देखते हैं, हार्ट की उपस्थिति देखते हैं। अब देखो यहाँ से एक सवाल मैं क्लियर कर देती हूँ कि मान लो कि किसी व्यक्ति के हृदय का भार कितना है, 300 ग्राम है। कितना है भाई, 300 ग्राम। फीमेल में देखो कम होता है मेल से हार्ट का वेट, और 50 ग्राम का इसमें डिफरेंस आता है। तो देखो होता क्या है कि इस 300 ग्राम का, जैसे इस हृदय का भार कितना है, 300 ग्राम, इस 300 ग्राम में से जो 80 ग्राम है, यानी मैंने एक तरफ 80 ग्राम लिख दिया तो दूसरी तरफ कितना बच गया, 220 ग्राम। कितना हो गया, 300 ग्राम। ये जो 80 ग्राम बाहर है ये बिल्कुल कहाँ पाया जाता है, सेंटर में। यानी ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये जो दोनों लंग्स के बीच में सेंटर वाला पार्ट है, इस सेंटर वाले पार्ट के अंदर जितना भी वेट है, किसी का 250 ग्राम है, जैसे फीमेल की बात करें तो फीमेल में कितना होता है, 250 ग्राम। तो उस 250 ग्राम का जो 80 ग्राम वेट है वो बिल्कुल कहाँ पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। और जितना बच जाता है, जैसे 220 ग्राम बच गया तो ये किस तरफ आ गया, बाईं साइड, लेफ्ट साइड में। इसीलिए हम कह देते हैं कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है वो किस तरफ उपस्थित होता है, बाईं तरफ उपस्थित होता है। क्लियर है क्या इतना। हृदय की आपको स्थिति पूछेगा तो लेफ्ट लंग के थोड़ा सा नीचे पाया जाता है, और वो अगर डीपली भी पूछ ले तो आप बता सकते हो कि जो सेकंड एंड सिक्स्थ पसली होती है, यानी दूसरी और जो छठी रिब होती है, उसके बिल्कुल बीच के अंदर उपस्थित होता है कौन, हार्ट। और यदि ये देख लिया जाए, पूछ ले कि हार्ट का कितना वेट है, वो बिल्कुल सेंटर में होता है। तो जितना भी वेट है उसका 80 ग्राम जो वजन है, जो वेट है, वो बिल्कुल सेंटर में होगा, और जो जितना बच जाता है वो किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड में होगा। क्लियर है इतना। हार्ट की पोजीशन की हमने बात कर ली है। अब देखो आगे, अब देखो हमारा जो हार्ट है उसके जो चैम्बर्स की हम बात करें, पहले एक बार हार्ट की जो पेशी है, हृदय की जो पेशियां हैं, पेशी, उनकी हम बात कर लेते हैं कि हमारे हृदय में जो पेशी पाई जाती है, जो पेशियां हृदय में उपस्थित होती है, वो पेशी कौन कौन सी होती है, ठीक है। और इन पेशियों को क्या कहा जाता है, जैसे पूछ लिया जाता है कि हृदय पेशी है, ठीक है। हृदय पेशी को हम क्या कह रहे हैं, कार्डियक पेशी भी कह रहे हैं, क्योंकि हृदय से रिलेटेड जो सारी टर्म स्टार्ट होगी वो कार्डियक से होगी। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट का मीन्स क्या हो गया कि हृदय का एक स्पेशलिस्ट, जो केवल ऐसा डॉक्टर जो हृदय के बारे में सारे जो डिफेक्ट्स है उनको पहचान सकता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। तो हृदय के अंदर जो पेशियां पाई जाती है उनको या तो क्या कहा जाता है, हृदय पेशी,
क्या कहा जाता है, हृदय पेशी, या फिर इनको क्या कहा जाता है, कार्डियक पेशी। आपको याद रखना है, या तो हृदय पेशी या फिर आप क्या कह सकते हैं, कार्डियक पेशी। ये पहली है, और कुछ एक पेशियां ऐसी होती है जिनका नाम रखा गया है चिकनी पेशी, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स या फिर चिकनी पेशी। अब मैंने आपके साथ ये डिस्कस क्यों किया, क्योंकि एक बार यहाँ से एक सवाल पूछा गया था, और वो सवाल क्या निकल के आया था कि हृदय की पेशियां होती हैं, ठीक है। अगले ने यदि ये बोल दिया होगा कि हृदय पेशी है, कार्डियक पेशी है, तो ऐसी बात उसने नहीं की। उसने क्या कहा कि हृदय की पेशियां होंगी, और उसने ऑप्शन ऐसे दे दिए, ऐच्छिक, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वॉलेंट्री बोलते हैं भाई, ठीक है, और दूसरा नाम उसने क्या दे दिया, अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक। अब इनका मीन्स क्या है, अब आपको सोचना है यहाँ पे। एक बार देखो कि हृदय की पेशियों को हम ऐच्छिक कहेंगे या फिर अनैच्छिक कहेंगे। मैं एक बार कमेंट्स देख लेती हूँ, तब तक जल्दी से देखो। हृदय की पेशियां, कार्डियक पेशी की बात कर रहे हैं, पर हृदय पेशी या फिर कार्डियक पेशी, चिकनी पेशी, इन पेशियों को हम क्या कहेंगे, ऐच्छिक कहेंगे या फिर अनैच्छिक कहेंगे, जल्दी। हृदय की पेशियां क्या कहलाएंगी, चलो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो देखो आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि हृदय की पेशियां ऐच्छिक है या फिर अनैच्छिक है। ऐच्छिक का मीन्स क्या है कि जो अपनी इच्छा से काम करे, और अनैच्छिक का मीन्स, अब जैसे मान लो कि हमारी इच्छा से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम फिर सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, ये सारे जो काम है हम बोल सकते हैं ये हमारी इच्छा से हो रहे हैं। लेकिन अनैच्छिक का मीन्स है कि जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चले, यानी कि हमारा हृदय धड़क रहा है, क्या हमारी इच्छा, अगर हमारी इच्छा ही होती तो हम रोक लेते, थोड़ी देर रोक के बैठ जाते, भाई डट जा थोड़ी देर, ऐसा थोड़ी होता है। तो हमारा जो हृदय है वो धड़क रहा है, तो वो हमारे लिए एक अनैच्छिक क्रिया है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा जो रेस्पिरेशन चल रहा है, श्वसन चल रहा है, रोक के बैठ जाओ, देखिए कितनी देर श्वसन को रोक सकते हो, अगर अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग रोक सकते हैं तो नहीं रोक सकते, क्योंकि वो भी कैसी क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है। तो एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो हृदय है, इस हृदय की क्रिया विधि को क्या हम कभी भी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं क्या, नहीं हो सकता। तो इसकी जो पेशियां हैं वो हमेशा कैसी होती है, अनैच्छिक होती है। यानी हृदय की जो जितनी भी वर्किंग होगी वो सारी कैसी होगी, अनैच्छिक होगी, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। तो ये चीज क्लियर करना कि हृदय में पेशी, जैसे हम हृदय पेशी या फिर कार्डियक पेशी, या फिर दूसरी बात करें तो कुछ एक को हम क्या बोलते हैं, चिकनी पेशी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो जितनी भी पेशियां हैं वो कैसी होती है, अनैच्छिक होती है, ठीक है। अब देखो आगे की बात करते हैं। बेसिक हमने देख लिया है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो सवाल यहां से बनता है वो क्या बनता है, नेक्स्ट सवाल बनेगा यहां से हार्ट चैम्बर का। हार्ट चैम्बर यानी कि हृदय कोष्ठ। हार्ट चैम्बर को हम क्या कहेंगे हिंदी में, हृदय कोष्ठ, ठीक है। अब ये हृदय कोष्ठ क्या होते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर चैम्बर्स पाए जाते हैं, हृदय भी चैम्बर में बटा हुआ है, ठीक है। और आपको पता है कि बेसिकली हम जानते हैं कि हम हार्ट बनाते हैं और सब बनाते भी होंगे, ठीक है, कि हृदय के अंदर हम क्या करते हैं कि हार्ट को, एक बार मैं सिंपली इसी तरीके से बता रही हूँ आपको कि इस तरीके से 4 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हार्ट की स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, एक बार बता रही हूँ। तो हम 4 भागों में डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर वाले जो दोनों भाग होते हैं ये क्या होते हैं, आलिंद, एट्रियम जिसको हम कह सकते हैं, आलिंद या फिर एट्रियम। और नीचे वाले जो दोनों भाग होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, निले कहते हैं। और निले को हम क्या कह सकते हैं, वेंट्रिकल्स। क्या कह सकते हैं, वेंट्रिकल्स। तो हमने क्या किया कि हमारा जो हृदय है उसके अंदर हमने कितने कोष्ठ बनाए, 4 कोष्ठ बनाए, 4 चैम्बर बनाए। अब सवाल ये तो बनेगा नहीं कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, क्योंकि ये बच्चों वाला सवाल हो गया। अब हमको क्या करना है कि जो अलग अलग वर्ग के जो जीव हैं, अलग अलग जीव जैसे मछलियां हैं या फिर जैसे रेप्टाइल्स हैं जो रेंग कर चलते हैं, उनके अंदर जैसे एम्फीबिया, उभयचर है जिसमें मेंढक आ रहा है, ठीक है, ऑल मैमल्स हैं, सभी स्तनधारी हैं। तो उन सब के हृदय में अलग अलग
चैम्बर की संख्या होती है कि किसी के हृदय में 2 है, किसी के में 3 है, किसी के में क्या है 4 है। तो वो बात आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे हम सबको एक साथ ही देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम देखें तो हम मछलियों की बात करेंगे, मछलियां, या फिर आप क्या लिख सकते हैं फिश, फिशेज या फिर फिश की हम बात करेंगे, मछलियों की बात करेंगे कि जो हमारा पिसीज वर्ग है या फिर जो मछलियों का वर्ग है उसके जो हृदय है उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं, एक बार आप याद कर लो। देखिए दूसरा जो वर्ग है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे एम्फीबिया, एम्फीबिया, और एम्फीबिया का मतलब क्या होता है उभयचर। एग्जाम्पल याद आ गया होगा आपको मेंढक का। उभयचर क्या होता है, जो स्थल और जल दोनों में रह सकता है। और तीसरा अगर मैंने यहाँ लिखा तो रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स को हम क्या कह सकते हैं सरीसृप, रेप्टाइल्स को हम क्या कह सकते हैं सरीसृप। और चौथी जो कंडीशन, चौथा जो हम वर्ग लिखेंगे वो मैंने लिख दिया स्तनधारी, स्तनधारी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं मैमल्स, स्तनधारी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं मैमल्स बोल सकते हैं। अब देखो सबका जो हृदय है उसमें हृदय के जो कोष्ठ है वो क्या है अलग अलग है। सबसे पहले यदि हम मछलियों की फिश की बात कर ले कि मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर हैं, तो देखो हुआ क्या है कि जब हम इन सब वर्ग के बारे में पढ़ते हैं कि मछली वर्ग क्या कहता है, रेप्टाइल्स वर्ग क्या कहता है, तो हमने एक चीज नोटिस करी होगी कि हर एक ऑर्गन का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं होता। एकदम से ऐसा भी नहीं हुआ कि ह्यूमन एकदम से बन गया। इतना जो जटिल बॉडी है वो कोई ना कोई सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरू हुआ होगा, ठीक है। तो कुछ जो सिंपल जीव हैं, जो सरल जीव हैं, वो ही धीरे धीरे जटिल जीवों का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, उनका धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। तो अब यहाँ हम मछलियों या फिर फिश वर्ग की बात करें तो इनका जो हृदय था उसके अंदर केवल कितने चैम्बर थे 2 चैम्बर थे, आपको याद रखना है, ठीक है। इस कारण इनका जो हृदय है इसको एक नाम दिया गया था और वो नाम दिया गया था वीनस हार्ट। इंपॉर्टेंट है, सवाल यही बन जाता है कि किस वर्ग के सदस्यों में वीनस हार्ट पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे मछली वर्ग के सदस्यों में, जिसमें कितने चैम्बर्स प्रेजेंट थे 2 चैम्बर प्रेजेंट थे, ठीक है। अब यहाँ एम्फीबिया की बात आ जाती है, उभयचर की, और यहाँ पे हम एग्जाम्पल किसका ले लेते हैं मेंढक का, कि जो मेंढक है वो क्या है एम्फीबिया है, उभयचर है, जो जल और स्थल दोनों में रह सकता है। तो अब मछली वर्ग के बाद में किसका विकास हुआ था एम्फीबिया का हुआ था, क्योंकि मछली किस में रहते थे हमें केवल जल में रहने वाले जीव थे। इनसे आगे विकास हुआ कुछ ऐसे जीवों का जो जल और स्थल में भी रह रहे, उनको हमने क्या कह दिया एम्फीबिया या फिर उभयचर। तो इनका जो हृदय था देखो धीरे धीरे विकास होगा, उसमें कितने चैम्बर बने 3 चैम्बर बने। यानी एम्फीबिया या उभयचर के हृदय में कितने कोष्ठ प्रेजेंट थे 3 कोष्ठ प्रेजेंट थे। अब ऐसे ही यदि हम रेप्टाइल्स या फिर किसकी बात करते हैं सरीसृप की बात करते हैं तो इनके हृदय में भी केवल कितने कोष्ठ प्रेजेंट थे 3 कोष्ठ प्रेजेंट थे। और जो स्तनधारी है जो मैमल्स है, पूरा डेवलपमेंट कहाँ आके होता है स्तनधारी मैमल्स के पास, और यहाँ पे कितने चैम्बर हो जाते हैं 4 चैम्बर, 4 कोष्ठ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से याद रखना है कि देखो विकास धीरे धीरे होता है। पहले मछली वर्ग बना तो उसके हृदय के अंदर केवल कितने चैम्बर बने 2, फिर एम्फीबिया बना उभयचर बना तो उसके हृदय में कितने चैम्बर बने 3, और उसके बाद रेप्टाइल्स बने सरीसृप बने, उसमें भी कितना था 3 चैम्बर थे। रेप्टाइल्स सरीसृप का मतलब समझ गए, जितने भी जीव जो रेंग कर चलते हैं उनको हम क्या कहते हैं रेप्टाइल्स या फिर सरीसृप। उसके अलावा जो जितने भी बच जाते हैं सारे उनको क्या कहते हैं अपन स्तनधारी या फिर मैमल्स, जिसमें हम ह्यूमन भी आते हैं। और हमारे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं 4 चैम्बर। अब देखो इस रेप्टाइल से एक अपवाद है, वो आपको याद रखना है कि रेप्टाइल्स होते हुए भी उनके हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो यहां से एक चीज याद रखना, सबसे पहले तो हम बात करेंगे मगरमच्छ की, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ या फिर आप क्या बोल सकते हैं क्रोकोडाइल, पहला एक्सेप्शन। और दूसरा हम किसकी बात करेंगे घड़ियाल की, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं एलिगेटर, एलिगेटर, ठीक है। सबसे पहले हम मगरमच्छ की बात करेंगे और फिर करेंगे घड़ियाल या फिर एलिगेटर की बात। ये दोनों ही जीव कैसे हैं रेप्टाइल्स,
किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में। लेकिन फिर भी इनके हृदय के अंदर होने कितने चाहिए थे? 3 चैम्बर, लेकिन कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। एक बार देख लो, मछलियां या फिर फिश के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर। एम्फीबिया या उभयचर के हृदय में कितने होते हैं? 3। रेप्टाइल्स या सरीसृप में भी 3, और स्तनधारी मैमल्स में भी कितने होते हैं? इनमें कितने होंगे? 4। अब ये क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, घड़ियाल, एलिगेटर, रेप्टाइल्स होते हुए भी इनके हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर। यहीं से एक सवाल आप मुझे बता देंगे कि जो कॉकरोच है, कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? कितने कोष्ठ होते हैं? क्या डेवलप हार्ट तो पाया जाता है क्या इनमें? ये बता देंगे एक बार जल्दी से। कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? क्योंकि ये सवाल बहुत बार आ रहा है, कॉकरोच का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो हृदय कोष्ठ होते हैं वो कॉकरोच के हार्ट में ही होते हैं, और नंबर याद रखना आपको 13। जो हार्ट है उसमें टोटल चैम्बर्स कितने पाए जाते हैं? 13 चैम्बर्स पाए जाते हैं, क्योंकि डेवलप हार्ट नहीं होता। किस तरीके से पाया जाता है? देखो, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसका जो हार्ट है वो ऐसे पाया जाता है, इस तरीके से, और उनको हम चैम्बर में काउंट कर लेते हैं। इस तरीके के 13 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके 13 तक जाते हैं, और उसे हम डेवलप हार्ट के अंदर माइंड नहीं करते। तो सबसे ज्यादा हृदय कोष्ठ कॉकरोच में पाए जाते हैं, और उनकी संख्या होती है 13, और इस तरीके का हार्ट पाया जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना, डेवलप हार्ट कॉकरोच में नहीं होता। फिर भी ये सवाल आपको याद रखना है। एक सबसे ज्यादा जो हार्ट है वो किस में पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा हृदय, एक तो हम सबने देखा है, तो सबसे ज्यादा हृदय किस में पाए जाते हैं और कितने पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा हार्ट किस में पाए जाते हैं और कितने पाए जाते हैं? नंबरिंग भी आपको याद होनी चाहिए। सबसे ज्यादा हृदय किस में पाए जाते हैं? केंचुए में। याद रखना भाई, संख्या कितनी होती है? 8। सबसे ज्यादा हृदय केंचुए में पाए जाते हैं, और कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट सवाल, इससे एक सवाल ये भी बन जाता है कि सबसे छोटा हृदय किसका होता है? स्मॉलेस्ट हार्ट किसका है? सबसे छोटा हृदय किस में पाया जाता है? छछूंदर का नाम सुना होगा सबने।